सेक्शन 3 पर हम चल रहे थे और इसी को कवर करेंगे पहले, क्योंकि पिछली क्लास में नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई थी, तो जो है वो हो नहीं पाया था। ठीक है, तो देखिए जो सेक्शन 3 है आपका, आप उसको बैरेक्ट में भी अपना लिखते चलेंगे। सेक्शन 3 जो है ये साधारण स्पष्टीकरण को बताता है, और 3(1) जो है ये सेक्शन 6 था आईपीसी का, आपका आईपीसी का सेक्शन 6। और आईपीसी का जो सेक्शन 6 है, इसी को जो है आईपीसी का मास्टर की बोला जाता था। और इसी प्रकार से अब हम यहाँ पर सेक्शन 3(1) को बीएनएस का क्या बोलेंगे? मास्टर की बोलेंगे। ठीक है, मास्टर की, या इसको मास्टर कुंजी भी कह सकते हैं आप, या आप इसको जो है बैकबोन कह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न पूछा गया है एक दो बार कि जो है मास्टर कुंजी कौन सा सेक्शन है, बीएनएस का या आईपीसी का, पूछा गया था पहले। लेकिन अभी आप जो कहेंगे तो वो क्या होगा? 3(1) होगा। कहा क्या गया है इसमें और इसका महत्व क्या है, उसको हम देखते हैं। देखिए, क्लॉज 1 जो है ये कहता है कि इस संहिता में सर्वत्र अपराध की प्रत्येक परिभाषा, प्रत्येक दांडिक उपबंध और प्रत्येक ऐसी परिभाषा या दांडिक उपबंध का प्रत्येक दृष्टांत साधारण अपवाद शीर्षक वाले अध्याय में अंतर्विष्ट अपवादों के अध्ययन समझा जाएगा, चाहे वह उन अपवादों को ऐसी परिभाषा, दांडिक उपबंध या दृष्टांत में दोहराया ना गया हो। ठीक है, तो देखिए अब आप जो बीएनएस में आगे बढ़ेंगे तो आपको एक चैप्टर मिलेगा जनरल एक्सेप्शन के नाम से, साधारण अपवाद के नाम से। ठीक है, उस चैप्टर में बताया गया है कि किन स्थितियों में किया गया कोई काम अपराध नहीं माना जाएगा। जैसे आप देखते हैं सेल्फ डिफेंस होता है, सेल्फ डिफेंस में किया गया जो काम होता है वो अपराध नहीं होता है। ठीक है, पागलपन में किया गया काम जो होता है वो अपराध नहीं होता है, तो वो भी बताया गया है वहाँ पर। छोटे बच्चे द्वारा किया गया कोई काम होता है तो वो भी अपराध नहीं होता है। तो ये जनरल एक्सेप्शन का जो हमारा चैप्टर है, वहाँ पर कुछ ऐसे काम बताए गए हैं जो अपराध नहीं है, और उसी के बारे में ये कह रहा है। जो धारा 3(1) है वो क्या कह रही है कि जब भी कोई ऐसा अपराध है, चाहे वो मर्डर है, चाहे वो चोरी है, चाहे वो लूट है, कुछ भी है, कोई भी अपराध है, वहाँ पर ये सारे अपवाद लागू होंगे। कौन से अपवाद लागू होंगे? जो जनरल एक्सेप्शन वाले पार्ट में दिए गए हैं। ठीक है, अब ये जो है क्यों ऐसा लिखा गया है कि ताकि इनको बार बार रिपीट ना करना पड़े। अब मान लीजिए चोरी वाला सेक्शन है, अब चोरी वाले सेक्शन में लिखा है कि कोई चोरी करेगा तो उसको इतना पनिशमेंट मिलेगा, लेकिन बच्चा अगर चोरी करेगा तो उसको जो है पनिशमेंट नहीं मिलेगा। तो अगर ये बात हमें बार बार लिखनी पड़ेगी हर अपराध के साथ, तो क्या होगा? उससे जो हमारा ये अधिनियम है ये बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, उसमें बार बार एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, तो इसलिए हर जगह ना लिखने के लिए लिखना ना पड़े, उसकी वजह से इसको एक जगह लिख दिया और नाम दे दिया जनरल एक्सेप्शन। ठीक है, तो ये आपका कुंजी है पूरे बीएनएस की, धारा 1(3)(1). तो ये आपका बताती है। अब देखिए, अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको एक छोटे से और उदाहरण से समझा देता हूँ कि मान लीजिए आपका घर है या फिर आपका हॉस्टल है जहाँ पर आप रहते हैं, और उसमें जो है एक नियम बनाया गया घर में कि रात को 10 बजे के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं जाएगा, घर से बाहर नहीं जाएगा। आपका घर है और आपके घर में एक नियम बना दिया गया कि कोई भी व्यक्ति है वो घर से बाहर रात के 10 बजे के बाद नहीं जाएगा। और उसी नियम में मान लीजिए नीचे एक छोटा सा और लिख दिया कि
अगर कोई इमरजेंसी आती है, किसी को बीमारी हो जाती है, तब ये नियम लागू नहीं होगा। ठीक है। अब मान लीजिए रात को 11 बजे किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाती है और आप दवाई लेने बाहर जाते हैं, तो क्या होगा, आप उस जो नियम नीचे दिया गया था उसमें आ जाएंगे। और जब आप वापस आते हैं तो आपसे कोई यह नहीं कह सकता कि नियम में तो सिर्फ बाहर न जाने की बात लिखी थी, वहाँ इमरजेंसी का जिक्र तो नहीं था, क्योंकि वो बात जो है नीचे लिख दी गई थी, वो एक्सेप्शन के तौर पर लिख दी गई थी। तो धारा 3(1) जो है वो यही काम करती है। ये कहती है कि कानून की किताब में जहाँ भी किसी अपराध की परिभाषा, जैसे चोरी है, हत्या है, रेप है या कुछ और है, रेप तो अलग हो जाएगा, ठीक है, तो जहाँ कहीं भी इस बीएनएस में अपराध की परिभाषा जैसे चोरी, हत्या आदि लिखा है, वहाँ पर जो है ये बार-बार बीमारी की बात नहीं लिखनी पड़े। मतलब बार-बार जो है आत्मरक्षा जैसे अपवाद जो नीचे आपको उदाहरण में बताई कि नीचे उदाहरण लिख दिया था कि बीमारी और इमरजेंसी में वो बाहर जा सकते हैं, तो वो एक्सेप्शन का काम करते हैं। तो वहाँ पर क्या है, ये बार-बार ना लिखने की ज़रूरत पड़े, हर अपराध की परिभाषा के साथ ये लिखने की ज़रूरत ना पड़े, तो इसलिए इसको एक ही चैप्टर में बना दिया और उसको नाम दे दिया साधारण अपवाद। और ये सेक्शन यही कहता है कि जो है ये सभी अपराधों पर काम करेगा, सभी जगह ये लागू होगा। ठीक है। तो ये जो अपवाद हैं ये एक मौन या साइलेंट तरीके से काम करते हैं, जो पूरी बीएनएस पर लागू होते हैं, और इसीलिए इस धारा को 3(1) को क्या कहा गया है, मास्टर कुंजी कहा गया है। क्योंकि ये क्या है, पूरे कानून का, पूरी बीएनएस का ताला खोलती है, पूरी सभी धाराओं का ताला खोलती है। तो ये जो है इसलिए इम्पोर्टेंट है। अब हम इसमें अगर आप कहें कि भाई ये मास्टर कुंजी कैसे है, तो इसके लिए भी आपको बताएं कि अगर यह धारा ना होती, ये उपधारा ना होती, तो जज को हर जो जज साहब होते हैं उनको क्या करना पड़ेगा, हर उस व्यक्ति को सज़ा देनी पड़ेगी जिनके जिसने किसी नियम को तोड़ा है, जिसने कोई कानून को तोड़ा है, भले ही उसने उस काम को अपनी जान बचाने के लिए या फिर गलती से किया हो। यह धारा जज को अपवाद का इस्तेमाल करने की ताकत देती है। ठीक है। और दूसरा कारण अभी आपको बताए थे कि अगर इसको हर जगह लिखेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, किताब जो है बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत मोटी हो जाएगी। तो ये क्या है, धारा 3(1) ने क्या किया, एक ऐसी चाबी बना दी है, एक ऐसी चाबी बना दी है पूरी किताब के लिए कि उसको हर पन्ने पर मौजूद, हर पन्ने पर अपवादों को लिखने की ज़रूरत नहीं है, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर साधारण अपवाद वाले शीर्षक वाले अध्याय में अंतर्विष्ट अपवादों के अध्ययन समझा जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हर ऑफेंस में जहाँ भी कोई बात आएगी, कोई अपराध आएगा, तो उसको जो समझा जाएगा, जनरल एक्सेप्शन वाले चैप्टर के अध्ययन समझा जाएगा। इतनी इसमें बात है। ठीक है। मेन बात इसमें आपको याद रखनी है कि ये जो सेक्शन है ये मास्टर की है, कुंजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए दृष्टांत भी दे रखे हैं। दृष्टांत को समझते हैं क्या है ये। पहला वाला दृष्टांत देखिए क्या कहता है कि इस संहिता की वे धाराएं जिनमें अपराधों की परिभाषाएं अंतर्विष्ट है, यह अभिव्यक्त नहीं करती कि 7 वर्ष से कम आयु का शिशु ऐसे अपराध नहीं कर सकता, किंतु परिभाषाएं उस साधारण अपवाद के अधीन समझी जानी है जिसमें यह उपबंधित है कि कोई बात जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है अपराध नहीं है। ठीक है। तो वही बात है कि बीएनएस में जहाँ भी चोरी, मारपीट, हत्या इत्यादि की परिभाषा लिखी है और वहाँ यह नहीं लिखा है कि अगर बच्चा यह काम करेगा तो उसको सज़ा नहीं मिलेगी।
बस वहाँ इतना शब्द लिखा है कि जो कोई चोरी करेगा तो उसको सज़ा मिलेगी। तो ये जो है क्या है, कानूनी स्थिति है। अब धारा 3(1) क्या काम करती है यहाँ पर? मान लीजिए 5 साल का बच्चा है और खेल-खेल में अपने पड़ोसी को जो है क्या कर देता है, सोने की अंगूठी है मान लीजिए, उसको उठा कर के नाली में फेंक देता है। अब पड़ोसी कह सकता है कि कानून में लिखा है कि संपत्ति का नुकसान करना अपराध है, इसलिए बच्चे को जेल भेजा जाए। लेकिन समाधान क्या है? वही है समाधान, धारा 3(1) है। क्या कहती है? जज साहब क्या करेंगे, उसमें धारा 3(1) का इस्तेमाल करेंगे। वे कहेंगे कि भले ही नुकसान पहुंचाने की परिभाषा में बच्चे का जिक्र नहीं है, लेकिन साधारण अपवाद वाले चैप्टर में लिखा है कि 7 साल से कम आयु का बच्चा अपराधी नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, वो बच जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि भले वहां पर नहीं लिखा हो, चोरी वाले ऑफेंस में भले ये बात ना लिखी हो कि 7 वर्ष से कम आयु का बच्चा अपराध कर सकता है, लेकिन धारा 3(1) में इस बात को लिख दिया गया है कि साधारण अपवाद चैप्टर के अध्ययन वो समझा जाएगा। इसी प्रकार से जो आप देख रहे हैं दूसरा वाला दृष्टांत है, वो क्या कहता है? उसमें भी लगभग इसी तरह की बात है। ये कह रहा है कि का एक पुलिस अधिकारी वारंट के बिना या को जिसने हत्या की है गिरफ्तार कर लेता है। यहाँ का सदोष परिरोध के अपराध का दोषी नहीं है, क्योंकि वह या को गिरफ्तार करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध था, और इसलिए यह मामला उस साधारण अपवाद के अंतर्गत आ जाता है जिसमें यह उपबंधित है कि कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कानून क्या कहता है? यहाँ पर कानून ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध जो है गिरफ्तार किया जा रहा है तो वो इल्लीगल गिरफ्तारी होगी। ठीक है, उसकी इच्छा के विरुद्ध गिरफ्तारी की जा रही है, और इच्छा के विरुद्ध नहीं, केवल उसको जो है जो है बिना किसी ठोस रीजन के गिरफ्तार किया जा रहा है, उसको बिना फालतू के गिरफ्तार किया जा रहा है, तो जो वो इल्लीगल गिरफ्तारी होती है और वो सदोष परिरोध हो जाता है। कानून क्या कहता है? कानून कहता है कि किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध कहीं बंद करना या रोकना सदोष परिरोध है, और यह एक अपराध है। ठीक है, बिना किसी वजह के उसने कुछ नहीं किया, उस पर कोई शक का भी नहीं है, उसके खिलाफ एफआईआर नहीं है, कुछ नहीं है। तो वहां पर क्या होगा? देखिए वहां पर क्या माना जाएगा, वो सदोष परिरोध माना जाता है। अब धारा 3(1) क्या काम करती है? मान लीजिए एक पुलिस ऑफिसर, जो इसमें बताया गया है, एक पुलिस ऑफिसर है और वह एक खूंखार हत्यारे को क्या करता है, पकड़ करके लॉकअप में बंद कर देता है। ठीक है, का एक पुलिस अधिकारी है, वारंट के बिना या को क्या कर देता है, गिरफ्तार कर लेता है। अब यहाँ पर या जो जिसको गिरफ्तार किया गया, जो या है, इसको यहाँ पर जो गिरफ्तार किया गया है, ये जो है ये कह सकता है कि पुलिस वाले ने मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे बंद कर दिया, इसलिए पुलिस वाले पर जो है सदोष परिरोध का केस चलना चाहिए। लेकिन धारा 3(1) यहाँ पर उसको बचाव मिलता है। क्या कहती है? यहाँ पर धारा 3(1) फिर से काम करती है और कहती है कि भले ही बंद करने वाले कानून में पुलिस की छूट नहीं लिखी है, लेकिन साधारण अपवाद में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति कानूनन अपना फर्ज निभा रहा है तो वो ऐसी गिरफ्तारी करने के लिए बाध्य है, और वह कोई काम करता है तो वो अपराध नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब एक लाइन में ये है कि जहाँ कहीं भी बीएनएस में कोई भी अपराध है,
कोई भी ऑफेंस है और उस ऑफेंस में ये बात नहीं लिखी है कि 7 वर्ष से कम आयु के बच्चा जो है अपराध नहीं कर सकता है या फिर पागल व्यक्ति अपराध नहीं कर सकता है, तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, नहीं लिखी है वो बात, तो फिर क्या होगा, उसमें सेक्शन 3(1) देखा जाएगा। सेक्शन 3 क्लोज 2 को देखेंगे और देखिए क्या है इसमें। सेक्शन 3 क्लोज 2 क्या कहता है, देखिए लिखा है कि प्रत्येक पद जिसे इस संहिता के किसी भाग में स्पष्ट किया गया है, इस संहिता के प्रत्येक भाग में उस स्पष्टीकरण के अनुरूप ही प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये जो क्लोज 2 है ये कहना चाह रहा है कि कोई भी पद का मतलब यहाँ पर है कोई भी शब्द है या कोई भी वाक्यांश है पूरी बीएनएस में। ठीक है, और उसको इसमें बता दिया गया है, स्पष्ट कर दिया गया है या परिभाषित कर दिया गया है, तो पूरे बीएनएस के लिए उसको वही माना जाएगा, ये इसमें कहना चाह रहा है। इसको आप एक उदाहरण से समझें फिर से, कि मान लीजिए एक स्कूल है और स्कूल का एक ड्रेस कोड है, यूनिफॉर्म है उसकी, और यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, वहाँ पर सफ़ेद शर्ट से है। ठीक है, एक स्कूल है, स्कूल में जो है एक यूनिफॉर्म कोड है और यूनिफॉर्म में क्या है, जो शर्ट होगी वो सफ़ेद शर्ट होगी सभी बच्चों की। ठीक है, अब पूरे स्कूल में, चाहे आप क्लासरूम में हो, चाहे आप मैदान में हो स्कूल के, चाहे आप स्कूल की लैब में हो, जहाँ भी यूनिफॉर्म शब्द बोला जाएगा तो उसका मतलब सफ़ेद शर्ट से ही होगा। वहाँ पर आप ये नहीं कह सकते अपनी मर्जी से कि नीली शर्ट या पीली शर्ट। ठीक है, तो इसी प्रकार से 3(2) जो है ये काम करती है। 3(2) क्या कहती है कि बीएनएस में जितने भी पद स्पष्ट किए गए हैं, पद का मतलब है जो शब्द हैं उनको परिभाषित किया गया है या वाक्यांश है उनको बताया गया है। जैसे आप देखें, पब्लिक सर्वेंट को परिभाषित किया गया है, दस्तावेज शब्द को परिभाषित किया गया है, जो है स्त्री शब्द को परिभाषित किया गया है, पुरुष शब्द को परिभाषित किया गया है, मानव जीवन को परिभाषित किया गया है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हमने पढ़े भी थे। ठीक है, सेक्शन 2 में परिभाषिक खंड में। तो ये बीएनएस का 3(2) यही काम करता है कि जितने भी या पद का मतलब है शब्द या वाक्यांश जो इसमें परिभाषित किए गए हैं, स्पष्ट किए गए हैं, तो उनको आगे चल के जहाँ कहीं भी वो आएंगे उनको वही माना जाएगा। मान लीजिए धारा 2 में दस्तावेज की परिभाषा है। अब पूरी किताब में पूरी बीएनएस में क्या है, कहीं पर भी दस्तावेज शब्द आएगा, चाहे वो धारा 100 हो, चाहे वो धारा 300 हो, चाहे वो 200 हो या कोई भी धारा हो, जहाँ कहीं भी जो है दस्तावेज शब्द आएगा, डॉक्यूमेंट शब्द आएगा, तो उसको वही माना जाएगा जो धारा 2 में बताया गया है, परिभाषा में बताया गया है। कोई विशेष बात नहीं है इसमें, लेकिन ये इतना ही कहना चाह रही है। आगे चलेंगे हम क्लोज 3 की तरफ। क्लोज 3, जब कोई संपत्ति किसी व्यक्ति के कारण उस व्यक्ति के पति या पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में है, तब वह इस संहिता के अर्थ के अंतर्गत उस व्यक्ति के कब्जे में है, ऐसा माना जाएगा। ठीक है, ये जो बेसिकली जो धारा है, ये 3(3) जो है ये आईपीसी के किस में थी, 27 में थी। आईपीसी के सेक्शन 27 में थी। पति पत्नी या लिपिक के कब्जे में संपत्ति, इसका टाइटल मतलब नाम था। ठीक है, इसमें एक स्पष्टीकरण भी है और इसमें स्पष्टीकरण कहा गया है कि लिपिक या सेवक की हैसियत से अस्थायी रूप से या किसी विशिष्ट अवसर पर नियोजित कोई व्यक्ति इस उपधारा के अर्थ के अंतर्गत लिपिक या सेवक है। ठीक है,
तो इसमें जो बताया गया है कि कोई भी एक वस्तु है, कोई भी संपत्ति है, ठीक है? भौतिक रूप से वो किसके पास है? वो नौकर के पास है। मान लीजिए कोई घड़ी है और घड़ी जो है, घड़ी का मालिक अपने नौकर से उसको उसको देता है और कहता है कि इसे सँभाल के रख लो। घड़ी का जो मालिक है, वो अपने नौकर को, नौकर हो, चाहे पत्नी हो, चाहे लिपिक यानी कि क्लर्क हो, उसको कहता है कि इसको रख लो, सँभाल के रख लो। ठीक है? अब जो घड़ी है भौतिक रूप से किसके पास है? चाहे तो पत्नी आप उसको मान लो, चाहे आप उसको क्लर्क मान लो या नौकर मान लो। तो भौतिक रूप से किसके पास है वो? उसके पास है, पत्नी, लिपिक या नौकर के पास है। लेकिन कानूनी स्थिति क्या कहती है? धारा 3(3) क्या कहती है? वो ये कहती है कि कानून यह मानेगा कि उस पर अभी भी कब्ज़ा उस घड़ी के मालिक का है। ठीक है? तो ये बात इसमें 3(3) में बताई गई है कि भौतिक रूप से संपत्ति चाहे पत्नी के पास हो, चाहे वो लिपिक के पास हो, चाहे वो नौकर के पास हो। भौतिक रूप से चाहे किसी के भी पास हो, लेकिन उसका जो कानूनन कब्ज़ा होगा, वो घड़ी के मालिक के पास ही होगा। ये 3(3) कहती है और स्पष्टीकरण कहता है कि अगर मालिक ने कुछ समय के लिए उसको दिया है, तो भी वो कब्ज़ा तब भी कहलाया जाएगा। अगर जो है, 1 दिन के लिए किसी को अपना सामान ढोने के लिए रखा है, रखने के लिए रखा है, ठीक है? कि मान लीजिए मेरे पास एक बाइक है और मैं अपने पड़ोसियों को दे देता हूँ। यहाँ पर देखिए पड़ोसी शब्द तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर 3 शब्दों की बात हो रही है। पत्नी, लिपिक और सेवक यानी कि नौकर। मैं अपनी बाइक को अपने नौकर को दे देता हूँ कि मेरे घर में जो है मरम्मत का काम चल रहा है और जो है आप इसको सँभाल के रखो। मैं जो है जब मेरा काम ख़त्म हो जाएगा 1 दिन के बाद तो मैं इसको वापस ले लूँगा। ठीक है? तो भौतिक रूप से जो कब्ज़ा है वो नौकर के पास चला गया, लेकिन कानून क्या मान रहा है कि वहाँ पर जो है वो मेरा ही कब्ज़ा है। वो अस्थायी रूप से दिया है मैंने उसको, 1 दिन के लिए दिया है, तो ये स्पष्टीकरण कह रहा है कि अस्थायी रूप से कोई संपत्ति दी जा रही है या किसी अवसर पर दी जा रही है, तो भी वो उस मालिक के कब्ज़े में ही मानी जाएगी। उस पर जो कब्ज़ा होगा वो मालिक का ही होगा। तो ये आपका 3(3) कह रहा है। सेक्शन अब जो है 4 पर चलेंगे। सेक्शन 3(4) ये क्या कहता है? जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो, इस संहिता के प्रत्येक भाग में किए गए कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों का विस्तार अवैध लोपों पर भी है। ठीक है? देखिए, सबसे पहले आप जो है इसमें 2 शब्दों को समझिए। 2 शब्दों को आपको समझना ज़रूरी है इसमें, एक होता है कार्य और एक होता है लोप। ठीक है? एक कार्य होता है और एक होता है लोप, ओमिशन। कार्य क्या होता है? किसी को कोई काम करना, ये होता है कार्य। जैसे किसी को चाकू मार देना, किसी को ज़हर दे देना, ये क्या है? एक एक्ट किया जा रहा है, काम किया जा रहा है। ठीक है? और जो दूसरा है ये लोप शब्द है, ये होता है कुछ काम ना करना। जैसे किसी की ज़िम्मेदारी है कि आप जो है कैदी को खाना खिलाएँगे, आप जो है रोगी का उपचार करेंगे। ये क्या है? ये काम करने की एक ज़िम्मेदारी है और वो उस काम को नहीं करता है तो ये हो जाएगा लोप हो जाएगा। ठीक है? तो ये ओमिशन हो जाएगा। अब आप लोप को भी देखें तो लोप भी जो है 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है? लोप भी जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार क्या होता है? जिसमें कानूनी ज़िम्मेदारी नहीं होती है और दूसरा जो लोप होता है उसमें कानूनी ज़िम्मेदारी होती है। तो पहले लोप में कानूनी ज़िम्मेदारी नहीं होती है। कानूनी पहले वाले में क्या होती है? कानूनी ज़िम्मेदारी नहीं होती है और दूसरे वाले में कानूनी ज़िम्मेदारी होती है। अब इसको आप ऐसे मानिए कि मान लीजिए आप जो है सड़क पर चल रहे हैं, सड़क पर आप जा रहे हैं,
और आप किसी गरीब को देखते हैं, ठीक है? तो वहाँ पर क्या है, आप एक उस आपको जो है उस पर दया आती है कि ये गरीब है, हम इसको पैसे दे दें, ठीक है? आप अगर उसको पैसा नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक आप लोभ कर रहे हैं, ठीक है? आप जो है लोभ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी कोई कानूनी ज़िम्मेदारी नहीं है कि आप उसको पैसा ही दें। तो ये जो लोभ है, ये अवैध नहीं है। अवैध लोभ कब होगा? जब किसी काम की ज़िम्मेदारी आपके पास है और उस काम को आप नहीं करते हैं, तो वो होगा अवैध लोभ। अब मान लीजिए कोई एक छोटा बच्चा है और अब एक छोटा बच्चा है, उसकी माँ उसको दूध नहीं पिला रही है या पिलाती नहीं है और बच्चा मर जाता है, तो वो क्या होगा, एक अवैध लोप हो जाएगा, ठीक है? तो वहाँ पर क्या होगा, वो उसकी कानूनी जिम्मेदारी बन जाएगी और वहाँ पर वो लोप हो जाएगा, अवैध लोप हो जाएगा और वो पनिशमेंट के अंदर आ जाएगा। तो कहने का जो आपको बता रहे हैं, अवैध लोप, ये क्या कह रहा है सेक्शन, जो ये कह रहा है वो ये कह रहा है कि जहाँ भी कानून में कार्य शब्द है, उसका मतलब जो है अवैध लोप भी होगा। सेक्शन आपका ये 30 आई थिंक 32 था, ये आपका आईपीसी में 32 था कि कार्य के अंतर्गत जो है अवैध लोप भी माना जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर ऑफेंस की बात आएगी, तो ऑफेंस में कोई एक्ट करना ही शामिल नहीं है, बल्कि कोई एक्ट ना करना भी शामिल है, बशर्ते कि वो जो क्या हो, इल्लीगल हो, इल्लीगल ओमिशन हो। तो ये आपका यही कह रहा है कि जो कार्य होते हैं, कार्य के अंतर्गत लोप भी आता है और लोप जो होना चाहिए वो अवैध होना चाहिए। तो इतनी बात इसमें आपको ध्यान रखनी है कि कार्य के अंतर्गत अवैध लोप भी आता है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे सबसेक्शन 5 की तरफ। सबसेक्शन 5 क्या कहता है? ये सेक्शन आपका 34 था आईपीसी में। क्या कहता है कि जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय, देखिए ये इम्पोर्टेंट है, कॉमन इंटेंशन की बात हो रही है इसमें। हाँ, तो इसमें सामान्य आशय की बात हो रही है और सामान्य आशय ये आपका इम्पोर्टेंट है, पूरा मेंस का क्वेश्चन बनता है इस पर, ठीक है? और जब हम जो है शुरुआती दौर इसका पढ़ते हैं, आईपीसी को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी हम आशय को पढ़ते हैं और आशय में हम पढ़ते हैं कि आशय कितने प्रकार के होते हैं। एक प्रत्यक्ष आशय होता है, अप्रत्यक्ष आशय होता है, सामान्य आशय होता है, समान आशय होता है। तो वहाँ पर हम स्टार्टिंग बेस में जब हम मेंस पढ़ते हैं, तो वहाँ पर ये पढ़ाए जाते हैं, ठीक है? और ये जो सामान्य आशय शब्द है, इससे भी मेंस का प्रश्न बनता है। तो ये सेक्शन आपका 34 था आईपीसी में, इसलिए ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। क्या लिखा है कि जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है, मानो वह कार्य उसने अकेले ने किया हो, ठीक है? अब मान लीजिए आपने एक केस भी पढ़ा होगा, बारेंद्र कुमार घोष वाला। बारेंद्र कुमार घोष वाला, उसमें बैंक लूटा जाता है। उसी से रिलेटेड आपको बताएं कि मान लीजिए चार दोस्त हैं, ए बी सी डी, चार दोस्त हैं ए बी सी डी, और ये क्या करते हैं, एक बैंक को लूटने की योजना बनाते हैं, बैंक को लूटने की योजना बनाते हैं। अब ए क्या है, ए जाता है बैंक के अंदर और जो है ये मैनेजर को डराता है
बी क्या करता है, बैग पकड़ता है और बैग में क्या भरता है, कैश भरता है। सी जो है गेट पर खड़ा रहता है बंदूक लेकर के, ताकि कोई अंदर ना आ सके। और डी होता है, ये बैंक के बाहर गाड़ी लेकर के खड़ा है, स्टार्ट करके खड़ा है गाड़ी को, ताकि जो है सब एक साथ भाग सके। ठीक है। अब पुलिस अगर जो है डी को पकड़ ले, मात्र डी को पकड़ ले, तो यहाँ पर डी कह सकता है कि मैंने तो किसी को डराया ही नहीं, मैंने तो किसी को जो है बैंक नहीं लूटा है मैंने तो, और ना मैंने पैसे छुए हैं, तो मैंने कोई ऑफेंस नहीं किया है, मैं तो बस बाहर खड़ा था, कार लेकर के खड़ा था और वहाँ कार में बैठा था, तो वहाँ पर उसको बचाव नहीं मिलेगा। ठीक है। वहाँ पर क्या होगा, ये जो है सेक्शन 3(5) काम करेगा। सामान्य आशय ये कहता है कि उन चारों को, ए बी सी डी, उन चारों को सामान्य आशय यानी कि बैंक लूटना, उनका सामान्य क्या आशय क्या था, बैंक लूटना चारों का, इसलिए कानून की नज़र में इन चारों ने ही बैंक लूटा है। जज साहब क्या करेंगे, डी को भी बैंक लूटने की वही सजा देंगे जो ए बी और सी को दी जा रही है। कानून यहाँ पर यह मानकर चलेगा कि पूरा बैंक अकेले डी ने लूटा है। ठीक है। पूरा बैंक अकेले सी ने लूटा है, तो अलग अलग जो है उनको मान करके चलेगा, ऐसा माना जाएगा कि उसने वह काम अकेले ने किया है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है इसमें, और ये पूछा भी जाता है, इसमें आपको इतनी बातें याद रखनी है। इसके आवश्यक तत्व पूछे जाते हैं, प्री में भी पूछे जाते हैं कि आवश्यक तत्व क्या होता है। एक से ज़्यादा होने चाहिए व्यक्ति, एक से ज़्यादा व्यक्ति होने चाहिए। अपराध करने से पहले जो है उनका मस्तिष्क का मिलान होना चाहिए कि हमें जो है ये काम करना है, योजना बना रहे हैं जो। और हर व्यक्ति की कुछ न कुछ भागीदारी भी होनी चाहिए, चाहे वो निगरानी ही क्यों ना कर रहा हो। ठीक है। बाकी इसमें आपको, अब जब मेंस आप पढ़ते हैं, किसी से भी चाहे पढ़ते हैं, तो वो और इसको गहराई से बता के चलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है कि इसमें एक से अधिक व्यक्ति होते हैं, मस्तिष्कों का मिलान होता है उनका, उनकी जो योजना, जिस योजना पर वो काम कर रहे हैं, और उनमें से हर व्यक्ति का कुछ न कुछ जो है योगदान रहता है, किसी न किसी तरीके से उनका योगदान रहता है। तो ये आपका सामान्य आशय है। अब चलेंगे सब सेक्शन 6 की तरफ। 6 क्या कहता है? सेक्शन 3 का क्लॉज 6 ये क्या कह रहा है, देखिए, जब कभी कोई कार्य जो आपराधिक ज्ञान या आशय से, ठीक है, देखिए जो आप वो पढ़ते हैं इंटेंशन का चैप्टर, दुराशय या मेंसरिया का चैप्टर पढ़ते हैं, वहाँ पर आप ज्ञान और आशय दोनों शब्दों को पढ़ते हैं। ठीक है। कानून की नज़र में ये दोनों एक ही माने जाते हैं, या तो उसका आशय हो या उसको ज्ञान हो। तो यहाँ पर भारतीय विधि में जो है इन दोनों शब्दों को एक ही माना जाता है, या तो उसको ज्ञान हो, मतलब एक तो नहीं, एक समान माना जाता है, या तो उसको ज्ञान हो या उसको उसका इंटेंशन हो। जैसे आप हत्या वाले चैप्टर में या फिर कल्पेबल होमोसाइड वाले सेक्शन में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी आपको ये दोनों शब्द मिलते हैं देखने को। ठीक है। तो लिखा है कि जब कभी कोई कार्य जो आपराधिक ज्ञान या आशय से किए जाने के कारण ही आपराधिक है, कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसे ज्ञान या आशय से उस कार्य में सम्मिलित होता है, उस कार्य के लिए
उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य उस ज्ञान या आशय से अकेले उसी व्यक्ति द्वारा किया गया है। ठीक है, तो देखिए क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो दिखने में सामान्य लग सकते हैं। ठीक है, कुछ काम ऐसे होते हैं जो दिखने में क्या होते हैं, सामान्य लग सकते हैं, लेकिन वे तब अपराध बन जाते हैं जब उन्हें करने वाले के मन में गलत इरादा या आपराधिक आशय हो या उसको उसके परिणाम का पता हो। ठीक है, ये उपधारा कहती है कि अगर कई लोग मिलकर ऐसा काम कर रहे हैं तो सजा केवल उन्हीं को मिलेगी जिनके मन में आपराधिक आशय है या उनको उसकी जानकारी है। अब इसको भी एक उदाहरण से आपको बताएं। मान लीजिए 4 लोग हैं और 4 लोग ए और बी और सी और डी 4 लोग हैं। अब ये जो हैं एक बक्सा लेकर के जा रहे हैं कहीं पर। उस बक्से में क्या है, चोरी का सामान है। 4 लोग हैं ए बी सी डी। अब यहाँ पर क्या है, वो बक्सा लेकर के जा रहे हैं और उस बक्से में क्या है, चोरी का सामान है। अब यहाँ पर जो ए और बी है, इन लोगों को पता है कि बक्से में चोरी का सामान है और वो उसे छिपाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन जो सी और डी है, इनको पता ही नहीं है कि बक्से के अंदर चोरी का सामान है। उन्होंने तो क्या किया, गुड फेथ में आकर के उनकी मदद कर दी कि बक्सा भारी है तो चलो हम उठवा देते हैं। उनको पता ही नहीं है कि उसके अंदर क्या है। अब यहाँ पर जो सेक्शन 3(6) है वो काम करेगा। तो ये सेक्शन 3(6) जो है वो ये कहता है कि अपराध तो यहाँ पर चारों कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं कि वो चोरी के सामान को ठिकाने लगा रहे हैं, बक्सा उठा करके चारों ले जा रहे हैं, लेकिन उसमें ज्ञान किस किस को है। ठीक है, यह काम अपराध जो है केवल ज्ञान की वजह से होगा। यहाँ पर जो होगा क्या होगा, जो अपराध माना जाएगा केवल ज्ञान की वजह से माना जाएगा। तो यहाँ पर ए और बी जो हैं इनको ज्ञान है, इसलिए ये अपराध के दोषी माने जाएंगे। और सी और डी को जो है इनको ज्ञान नहीं है और ना ही इनका कोई आपराधिक आशय है, ना आपराधिक उनको ज्ञान है, वहाँ पर उनको जो है दोषी नहीं माना जाएगा। तो मुख्य रूप से ये जो धारा है ये ज्ञान पर या आपराधिक आशय पर आधारित है, जिसमें उनका इन्वॉल्वेशन होता है, उनको पता होता है, तो ही वो अपराध के दोषी होंगे, अदरवाइज वो अपराध के दोषी नहीं होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपका सेक्शन हमने अभी पढ़ा था 3(5), उसमें सामान्य आशय की बात की जा रही थी। और सेक्शन 3 जो आपका 3(6) है इसमें व्यक्तिगत ज्ञान की बात की जा रही है। तो दोनों में ये अंतर है। धारा 5 उपधारा 5 जो है उन मामलों के लिए है जहां सबका एक ही कॉमन इंटेंशन होता है, सामान्य आशय होता है, जैसे सबने मिलकर बैंक लूटा था। और उपधारा 6 जो है ये उन मामलों पर जोर देती है जहां अपराध के होने के लिए व्यक्तिगत ज्ञान या आपराधिक आशय होना जरूरी है, इंडिविजुअल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। यहाँ सजा केवल उसी को मिलेगी जो यह जानता है कि उस अपराध कि वो जो काम कर रहा है वो अपराध है। अगर उसको ज्ञान ही नहीं है तो वहाँ पर उसको सजा नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसके एलिमेंट हैं वो यही है, इसमें भागीदारी होती है, व्यक्ति ने काम करने में साथ दिया हो, उसकी मानसिक स्थिति की अगर हम बात करें तो मानसिक स्थिति है उसके पास वह विशेष आशय या ज्ञान होना चाहिए जो उस काम को अपराध में बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसको या तो इंटेंशन होना चाहिए, उसका आपराधिक इंटेंशन, या उसको आपराधिक नॉलेज होनी चाहिए।
और जिसके पास ज्ञान था केवल उसी को सज़ा मिलेगा, जिसको ज्ञान नहीं था उसको सज़ा नहीं मिलेगा। ये इसमें कहना चाह रहा है। अब हम बढ़ते हैं अगली उपधारा की तरफ। 3(7) की तरफ। 3(7) कहती है कि जहाँ कहीं किसी कार्य द्वारा या किसी लोप द्वारा किसी परिणाम का कारित किया जाना या उस परिणाम को कारित करने का प्रयत्न करना अपराध है, वहाँ यह समझा जाता है कि उस परिणाम का अंशतः कार्य द्वारा या अंशतः लोप द्वारा कारित किया जाना वही अपराध है। तो देखिए ये यहाँ पर क्या है, इसमें एक दृष्टांत भी है। देखिए क्या होता है, कभी कभी अपराधी इतना चालाक होता है कि वह किसी को मारने के लिए या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए दो तरीके अपनाता है। पहला तरीका अपनाता है कि कुछ काम करके, एक्ट करके, और दूसरा तरीका कुछ एक्ट ना करके, यानी कि लोप करके। तो यह जो उपधारा है वो यही कह रही है कि अपराधी यह बहाना नहीं बना सकता कि जो है मैंने तो कोई काम किया ही नहीं है, या मैंने कोई काम किया है तो वो मेरे काम से जो है अपराध नहीं बन जाता। उदाहरण के लिए देखें कि एक व्यक्ति है और वो दूसरे व्यक्ति को क्या करता है, पीट देता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पीट देता है और फिर उसको जो है खाना भी नहीं दे रहा है, मतलब एक तो वो एक्ट कर रहा है यानी कि पीट रहा है, और दूसरा वो ओमिशन कर रहा है, लोप कर रहा है। जैसे मान लीजिए पुलिस वाला है और पुलिस वाला क्या करता है, एक कैदी को जेल के अंदर पीट देता है। अब पुलिस वाले की ड्यूटी ये भी है कि उसको खाना दे। ठीक है, पुलिस वाले की क्या है ड्यूटी, कि उसको खाना दे, लेकिन वो उसको खाना भी नहीं दे रहा है। पहला काम कर दिया उसने, जो एक्ट करा है, पहला काम उसने क्या किया है, एक्ट करा है, उसको पीट दिया। और दूसरा काम क्या कर रहा है, वो जो है वो लोप कर रहा है, मतलब दूसरा जो उसका लीगल ड्यूटी है वो काम नहीं कर रहा है। और लीगल ड्यूटी क्या है उसकी, उसको खाना देना। अब अगर कैदी वहां पर मर जाता है तो वो ये नहीं कह सकता है कि वो मेरी पिटाई से नहीं मरा है। ठीक है, और जो है ना ही वो भूख से मरा है। मान लीजिए कल को पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो और उसमें आए कि ये जो कैदी है ये पिटाई से मरा है, और यहाँ पर पुलिस वाला ये कहे कि मैंने तो इतनी पिटाई की ही नहीं है, मैंने तो दो चार जो है थप्पड़ मारे हैं, और दो चार थप्पड़ में कौन मर सकता है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि वो पुलिस वाला दोनों चीज़ें कर रहा है, एक तो एक्ट कर रहा है और दूसरा जो है वो ओमिशन भी कर रहा है। तो यहाँ पर अंशतः यानी कि कुछ काम करके, अंशतः मतलब थोड़ा सा काम करके और थोड़ा सा लोप करके जो काम कर रहा है वो भी अपराध की श्रेणी में आ सकेगा और उसको अपराध माना जाएगा। दृष्टांत ये यही कह रहा है। दृष्टांत देखिए क्या है कि का अंशतः या को भोजन देने का अवैध रूप से लोप करके और अंशतः या को पीट करके सासे या की मृत्यु कायित करता है। सासे मतलब जानबूझ करके, का ने हत्या की है। तो यहां पर क्या किया है उसने, ए एक व्यक्ति है और जेड को मृत्यु कारित करना चाहता है। इसके लिए उसने दो काम किए हैं। पहला काम क्या किया है उसने, उसको खाना नहीं दिया, जो कि उसकी कानूनी जिम्मेदारी थी, लीगल ड्यूटी थी, उसने उसको खाना नहीं दिया। तो उसने क्या किया, ये अवैध लोप किया है। ठीक है, और अंशतः उसने कार्य भी किया है। एक तो वो खाना नहीं दे रहा जो उसकी लीगल ड्यूटी है, और जो है वो बीच बीच में उसकी पिटाई भी कर देता है। तो उसके कारण क्या है, उन दोनों एक्ट से उसकी मृत्यु हो जाती है यहाँ पर। एक तो खाना नहीं दे रहा है और बीच बीच में उसको पीट भी देता है, तो क्या है यहाँ पर उसकी मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पर क्या होगा, दोनों के मिले जुले असर से जब इसकी यहाँ पर मृत्यु हो गई है,
या की मृत्यु हो गई है, तो यहाँ पर ए जो है वो ये नहीं कह सकता है कि मैंने तो सिर्फ 2 दिन खाना नहीं दिया था, 2 दिन खाना ना देने से जो है कोई मरता नहीं है, या मैंने तो 2 थप्पड़ मारे थे और 2 थप्पड़ से कोई मरता नहीं है। तो वो यहाँ पर उसका ये जो पॉइंट है ये इनवैलिड होगा और वो नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सबसेक्शन 7 है। जब कोई व्यक्ति कुछ काम करके और कुछ अवैध लोप करके काम करता है तो वो भी जो माना जाएगा अपराध माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 3.8 की तरफ। 3.8 क्या कह रहा है कि जब कोई अपराध कई कार्यों द्वारा किया जाता है तब जो कोई या तो अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ सम्मिलित होकर उन कार्यों में से कोई एक कार्य करके उस अपराध के किए जाने में साथ सहयोग करता है, वह उस अपराध को करता है। ठीक है, तो ये आपका 3.8 है और ये क्या कहता है इसको थोड़ा सा समझते हैं। ये जो कह रहा है वो ये कहना चाह रहा है कि अपराध को इंस्टॉलमेंट में करना, किस्तों में करना, ये कहता है इसको। एक अपराध ऐसा काम अपराध किया जा रहा है जो टुकड़ों में किया जा रहा है, एक कड़ी में चैन के रूप में किया जा रहा है। इसके 3 दृष्टांत भी हैं, उनको भी हम देखेंगे। पहले इसको समझते हैं कि जब कोई अपराध कई कार्यों द्वारा किया जाता है तब जो कोई या तो अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर सम्मिलित होकर उन कार्यों में से कोई एक कार्य करके उस अपराध के किए जाने में साथ सहयोग करता है, वह उस अपराध को करता है। तो ये जो है अपराध टुकड़ों में करने की बात कह रही है, एक कड़ी के रूप में, चैन के रूप में करने की बात कह रहा है, उसी के बारे में है। यह जो उपधारा है उन मामलों के लिए है जहाँ एक ही झटके में अपराध नहीं होता है, बल्कि छोटे-छोटे कई कामों से मिलकर एक बड़ा अपराध बनता है। ठीक है? अब कई कार्य क्या होते हैं, जब एक एक कार्य है दूसरे से जुड़ता है, फिर तीसरे से जुड़ता है, तो एक कड़ी की तरह काम करता है, चैन की तरह काम करता है। दूसरा, इसमें जानबूझकर सहयोग किया जा रहा है। ठीक है? साथ सहयोग करना है। तो व्यक्ति को पता है कि उसके इस छोटे काम से एक बड़ा अपराध पूरा होने वाला है, तो क्या कर रहा है वहाँ पर वो? जानबूझकर सहयोग कर रहा है। ठीक है? और यहाँ पर जो सज़ा का आधार होता है, वो क्या होता है? भले ही एक कड़ी जोड़ी गई हो, लेकिन कानून की नज़र में क्या होगा, वो पूरा एक चैन होगी, जंजीर होगी। भले ही जो है छोटे-छोटे काम होंगे, एक कड़ी के रूप में होंगे, लेकिन वो कानून की नज़र में क्या माने जाएंगे? वो पूरी जंजीर माने जाएंगे, चैन माने जाएंगे। ठीक है, अब इसके दृष्टांत से समझते हैं। अब दृष्टांत इसका काफ़ी बड़ा है। ये कह रहा है कि का और खा पृथक पृथक रूप से और विभिन्न समयों पर या को विष की छोटी छोटी मात्राएं देकर उसकी हत्या करने को सहमत होते हैं। का और खा या की हत्या करने के आशय से सहमति के अनुसार विष देते हैं, या इस प्रकार दी गई विष की कई मात्राओं के प्रभाव में मर जाता है। यहाँ का और खा हत्या करने में सासा सहयोग करते हैं और उनमें से प्रत्येक ऐसा कार्य करता है जिससे मृत्यु कारित होती है। वे दोनों इस अपराध के दोषी हैं, यदि यद्यपि उनके कार्य जो हैं वो पृथक हैं। ठीक है, तो देखिए 2 व्यक्ति हैं यहाँ पर और तीसरे व्यक्ति को मारने के लिए जहर का प्रयोग कर रहे हैं।
अब जहर का प्रयोग कैसे कर रहे हैं? थोड़ी थोड़ी मात्रा में दे रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ जहर की एक खुराक मारने के लिए काफ़ी नहीं है, छोटी छोटी मात्रा में उसको जो है मिलकर दे रहे हैं। कभी एक दे रहा है, कभी दूसरा दे रहा है। अब कानून क्या है, यहाँ पर ये नहीं देखेगा कि किसके द्वारा दिए गए जहर से मृत्यु हुई है। ठीक है, ए है और बी है, और सी को ये दोनों जहर दे रहे हैं। ए भी दे रहा है, बी भी दे रहा है, लेकिन दे रहे हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में दे रहे हैं, जिससे उसकी मृत्यु तत्काल ना हो। अब मान लीजिए अंत में बी ने अगर दिया जहर और उससे उसकी मृत्यु हो गई, तो यहाँ पर कानून ये नहीं देखेगा कि किसके जहर से मृत्यु हुई है। बी जो है इस बात का सहारा नहीं ले सकता है कि मेरे जहर से मृत्यु नहीं हुई है, ए के जहर से मृत्यु हुई है। तो यहाँ पर कानून क्या देखेगा कि यहाँ पर दोनों का ही इंटेंशन था मारने का, दोनों ही जहर दे रहे थे, और वो ये नहीं देखेगा कि किसके द्वारा जहर से मौत हुई है, क्योंकि दोनों का मकसद हत्या करना था, दोनों ने सहयोग किया, इसलिए दोनों ही क्या है, मर्डरर हैं, हत्यारे हैं। तो ये इसी बात को कह रहा है। अगला दृष्टांत देखते हैं। दृष्टांत बी संयुक्त जेलर की बात कर रहा है कि का और खा संयुक्त जेलर हैं और अपनी उस हैसियत में वे एक कैदी या का बारी बारी से एक समय में 6 घंटे के लिए संरक्षण भार रखते हैं। ठीक है, तो जेलर हैं दो लोग, और एक कैदी को अपने अंडर में रखते हैं, बारी बारी से 6-6 घंटे के लिए रखते हैं। 6 घंटे का रखेगा और 6 घंटे खा रखेगा। का और खा या की मृत्यु कायद करने के आशय से या को उस प्रयोजन से भोजन देने का अवैध रूप से लोभ करते हुए इस आशय से कि या की मृत्यु कायद कर दी जाए, प्रत्येक अपने हाजिरी काल के दौरान या को भोजन देने का लोभ करके वह परिणाम अवैध रूप से कायद करने में जानबूझकर सहयोग करते हैं, या भूख से मर जाता है। का और खा दोनों या की हत्या के दोषी होंगे। तो यहाँ पर दोनों जेलरों की संयुक्त जिम्मेदारी थी, क्योंकि वो 6-6 घंटे कैदी को रख रहे थे अपने अंडर में, और दोनों की ये जो है जिम्मेदारी बन रही है कि वो क्या करें, उसको खाना दें। अब यहाँ पर ठीक है, का और खा के बीच में कोई मान लीजिए बातचीत नहीं है, उन्होंने योजना नहीं बनाई है, लेकिन दोनों क्या है, आपस में ये बात रखते हैं कि हाँ हमें इसको मारना है। आपस में उन्होंने जो है, सॉरी इसमें नहीं है, वो अगले उसमें आएगा, सी में हम बी दृष्टांत की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर दोनों का संयुक्त कार्य है कि कैदी को जो है खाना दिया जाए, लेकिन यहाँ दोनों ने मिलकर क्या किया है, या को भूखा रखा है। भले ही का ने अपनी ड्यूटी पर खाना नहीं दिया हो और खा ने अपनी ड्यूटी पर खाना ना दिया हो, लेकिन दोनों का मकसद क्या था, यहाँ पर हत्या करना था। ठीक है, तो यहाँ पर वो एक दूसरे पर आरोप नहीं लगा सकते हैं कि उसने खाना नहीं दिया इसलिए उसकी मृत्यु हो गई, उसने खाना नहीं दिया इसलिए इसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों को ही हत्या का दोषी माना जाएगा। ठीक है, तो ये दृष्टांत भी है, यहाँ पर दोनों की संयुक्त जिम्मेदारी होती है। ये संयुक्त दायित्व के सिद्धांत पर आधारित है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन कौन से ऐसे सेक्शन हैं जो संयुक्त दायित्व पर आधारित हैं। ठीक है, तो वो आप एक लिख लेंगे, मैं आपको आगे चल करके बता दूंगा, तो वहाँ पर ये पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसको वहाँ पर तैयार कर लेना आप। अगले दृष्टांत की हम बात करते हैं गा की। यहाँ पर भी देखिए जेलर का ही ये उदाहरण है, और कहा गया है कि एक जेलर का एक कैदी या का संरक्षण भार रखता है, का या की मृत्यु कायद करने के आशय से या को भोजन देने का अवैध रूप से लोभ करता है, जिसके परिणाम स्वरूप या की शक्ति बहुत क्षीण हो जाती है, किंतु वह भूखमरी उसकी मृत्यु कायद करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
तो एक जेलर है, कैदी को क्या कर रहा है, भूखा रख रहा है, जिससे वो बहुत दुर्बल हो जाता है, लेकिन मरा नहीं है। मरा नहीं है, लेकिन वो बहुत दुर्बल हो गया है, बहुत उसकी शक्ति जो है क्षीण हो गई है। ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि का को पदच्युत कर दिया जाता है और खा उसके उत्तरवर्ती होता है। तो यहाँ पर क्या है, का को जो जेलर था उसको जो है पद से हटा दिया, उसको डिसमिस कर दिया या निलंबित कर दिया, और उसकी जगह पर खा दूसरा जेलर आ जाता है। ठीक है। अब का से दुसंधि या सहयोग के किए बिना खा यह जानते हुए कि ऐसा करने से संभाव्य है कि वह या की मृत्यु कायित कर दे, या को भोजन देने का अवैध रूप से लोभ करता है। तो जो दूसरा जेलर आया है खा, वो क्या कर रहा है, वो भी उसको खाना नहीं दे रहा है। अब जो दूसरा जेलर आया है उसकी पहले वाले जेलर से कोई संधि नहीं है, कोई उससे उससे उसने कोई योजना नहीं बनाई है। ठीक है। और ना ही उससे कोई सहयोग लिया है। लेकिन जो दूसरा जेलर है वो क्या कर रहा है, वो भी खाना नहीं दे रहा है। और उसका क्या है, देखिए, उसको पता है कि संभाव्य है कि वह ऐसा करने से या की मृत्यु कायित कर दे, या को भोजन देने का अवैध रूप से लोभ करता है, या भूख से मर जाता है। खा हत्या का दोषी है, किंतु का ने खा को सहयोग नहीं किया, इसलिए का केवल हत्या के प्रयत्न का ही दोषी होगा। ठीक है। तो जो पहला वाला जेलर था, जिसने भूखा रखा था कैदी को, उसके भूखे रखने से वो मरा नहीं था, लेकिन इतना निर्बल और दुर्बल हो गया था कि उसकी शक्ति क्षीण हो गई थी, बहुत कमजोर हो गया था। तो पहले वाले जेलर ने हत्या नहीं की है। हत्या किसने की है, बी वाले ने की है, दूसरे वाले जेलर ने की है, क्योंकि उसने क्या किया है, उसको खाना नहीं दिया है। अब यहाँ पर देखिए, पहले वाले जो बी दृष्टांत है और जो सी दृष्टांत है, दोनों में क्या है, यही अंतर है। जो बी वाला दृष्टांत है उसमें दोनों का इंटेंशन था उसको मारने का। अब यहाँ पर जो है इसमें इंटेंशन नहीं है, इसमें उसको जानकारी भी नहीं है, और ना ही दूसरे जेलर ने पहले वाले जेलर से कोई दुर्संधि की है, कोई संधि नहीं की है, कोई समझौता नहीं किया है, और ना ही उससे सहयोग लिया है। ठीक है। लेकिन उसके कार्य से जो उसने अवैध लोभ किया है उससे उसकी मृत्यु हो गई है। अब मृत्यु किसने की है, दूसरे वाले जेलर ने, जो खा है, खा ने मृत्यु की है, वो हत्या का दोषी होगा। और जो पहले वाला जेलर था, जो का था, उसके कार्य से मरा नहीं था लेकिन दुर्बल हो गया था, तो वहां पर वो हत्या के प्रयत्न का दोषी हो जाएगा, उसने अटेम्प्ट टू मर्डर किया है। तो इसमें दोनों में आपको ये जो है बात याद रखनी है। ठीक है। अब जो आपने सबसेक्शन 5 पढ़ा था, उपधारा 5 पढ़ी थी, और ये आपने उपधारा 8 पढ़ी है, दोनों में थोड़ा सा आपको अंतर समझना है कि जो उपधारा 5 है वो सामान्य आशय को अग्रसर करने में किए गए कार्य से संबंधित है। ठीक है। सामान्य आशय से संबंधित है वो। और जो उपधारा 8 है, ये जानबूझकर सहयोग करने से संबंधित है। अगर जानबूझकर के सहयोग हो रहा है, जैसे कि आपने दृष्टांत बी में देखा था, जानबूझकर सहयोग हो रहा है, तो वहां पर दोनों व्यक्ति क्या होंगे, अपराध के लिए दायित्व के अधीन होंगे। और अगर कोई सहयोग नहीं है, कोई दुसंधि नहीं है, तो वहां पर अलग अलग अपराध के लिए वो दोषी होंगे, जैसा कि आपने दृष्टांत सी में देखा है। तो ये आपकी उपधारा 8 है। अब इसमें एक उपधारा और बची है, उसको भी देख लेते हैं, फिर ये आपका सेक्शन 3 खत्म हो जाएगा। उपधारा 9, सेक्शन 3 ही चल रहा है ये अभी तक। इसमें क्या है कि जहां कोई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य को करने में लगे हुए या संबद्ध है, मतलब जुड़ा हुआ है, वहां वे उस व्यक्ति के कार्य के आधार पर विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। शब्द को पकड़िए, हो सकेंगे, मतलब सकेंगे, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं।
अब इसमें भी एक दृष्टांत है। ठीक है, तो दृष्टांत देखते हैं और दृष्टांत से ही इसको हम समझते हैं। का गंभीर प्रकोपन की ऐसी परिस्थितियों के अद्य दिन या पर आक्रमण करता है कि या का उसके द्वारा वध किया जाना केवल ऐसा आपराधिक मानववध है जो हत्या की कोटि में नहीं आता है। तो का एक व्यक्ति है, ये क्या है, गंभीर प्रकोपन की ऐसी परिस्थिति के अधीन है और या पर हमला करता है कि अगर वो उसका वध कर देता है वो, तो वो आपराधिक मानव वध की कोटि में आएगा, ना कि हत्या में आएगा। आगे लिखा हुआ है कि खा जो या से वैमनस्य रखता है उसका वध करने के आशय से और प्रकोपन के अधीन न होते हुए या का वध करने में का की सहायता करता है। यद्यपि का और खा दोनों या की मृत्यु कायद करने में लगे हुए हैं, खा हत्या का दोषी है और का केवल आपराधिक मानव वध का दोषी है। ठीक है, उसी के बारे में ये आपका उपधारा 9 कह रही है कि जहां कई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य को करने में लगे हुए हैं या संबद्ध हैं, मतलब जुड़े हुए हैं। ठीक है, जुड़े हुए हैं, वहां वे उस कार्य के आधार पर विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। तो उस कार्य के आधार पर वो विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे, ये इसमें कह रहा है। अब इसको उदाहरण को हम देखें, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें, तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए। मान लीजिए या जो है जिसकी हत्या हुई है, ये जो या है, या ने का को कोई ऐसी बात कह दी जो उसको बुरी लग गई। ठीक है, या उसने कुछ ऐसा काम कर दिया जिससे जो है का को अचानक प्रकोपन आ गया। ठीक है, का को क्या आ गया, अचानक प्रकोपन आ गया। या ने क्या किया, या तो कोई ऐसी बात बोल दी का को कि जो उसको बहुत बुरी लग गई, या उसने कोई ऐसा काम कर दिया जिससे का को अचानक प्रकोपन आ गया, बहुत गुस्सा आ गया, गंभीर उत्तेजना जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब का ने क्या किया, गुस्से में आकर के या को या के ऊपर हमला कर दिया, प्रहार कर दिया। ठीक है, हमला कर दिया। अब यहाँ पर जो आप कानून की स्थिति देखें, तो जो कोई गंभीर प्रकोपन में अपराध करता है, किसी को मार देता है, तो उसको क्या माना जाता है, आपराधिक मानव वध माना जाता है। ठीक है, आपराधिक मानव वध माना जाता है उसको, हत्या उसको नहीं माना जाता है। ठीक है, और यहाँ पर वो यही हो रहा है, कानून में अचानक से आई हुई उत्तेजना के कारण जो कोई हत्या हो रही है, कोई वध हो रहा है, तो वो हत्या से कम गंभीर होता है, जिसको आपराधिक मानव वध कहते हैं। ठीक है, तो इतना यहाँ पर काम हो रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है। लेकिन अब जो है बी आता है, बी की एंट्री होती है। बी जो है ये भी इससे वाई से क्या रखता है, वैमनस्य रखता है। उससे क्या है, उसको जो है उससे दुश्मनी रखता है या रंजिश रखता है। अब इसको कोई गुस्सा नहीं आ रहा, बी जो है यहाँ पर उसको कोई गुस्सा नहीं आ रहा, लेकिन वो देख रहा है कि का उस पर जो है प्रकोपन में हमला कर रहा है, और वो पास में ही खड़ा है। जो ये है ये पास में ही खड़ा है, इस घटना को देख रहा है, इसको गुस्सा नहीं है कुछ भी। लेकिन वह क्या करता है, या को मारना चाहता है। ये भी क्या है, या को मारना चाहता है। ठीक है, उसने देखा कि का जो है उस पर ऑलरेडी हमला कर रहा है, तो उसने मौके का फायदा उठा करके क्या किया, का की मदद कर दी ताकि या जो है मर जाए। इसने क्या कर दिया, मौके का फायदा उठाया और क्या कर दिया, उसके हाथ में मान लो चाकू दे दिया, पिस्तौल दे दी, या कुछ भी इस तरह से। तो मौके का फायदा उठा करके इसको दे दिया और इसने क्या कर दिया, इसको हत्या कर दिया। अब ये जो उपधारा 9 है वो यही कह रही है, दोनों ने मिलकर मारा है, या जो
जो उपधारा 9 कह रही है, ये कह रही है कि दोनों ने मिलकर मारा है, लेकिन दोनों का दायित्व जो है वो अलग अलग है। का को जो है यहाँ पर इसको कम सजा मिलेगी, क्योंकि ये जो काम कर रहा है वो अचानक प्रकोपन के कारण कर रहा है। ठीक है, अचानक प्रकोपन के कारण कर रहा है। का को कम सजा मिलेगी, यानी कि कल्पेबल होमोसाइड के लिए उसको सजा मिलेगी, क्योंकि उसने गुस्से में आकर के काम किया। और खा, जिसने मौके का फायदा उठा करके उसके हाथ में चाकू दे दिया था, उसको ज्यादा सजा मिलेगी, क्योंकि उसका इंटेंशन ही हत्या करना था। तो उसने क्या किया, शांत रह करके शांत दिमाग से इसकी मदद करी, और उसके कारण उसकी हत्या हो गई। तो ये आपका सेक्शन 3 है। सेक्शन 3 से इतना आपने पढ़ा, समझा, और उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप कोई सा भी सेक्शन हमसे पूछ सकते हैं। बाकी हम इसको आगे चैप्टर 2 की तरफ अगली क्लास में चलेंगे।